करेंगे। जयपुर से खबर है, भाजपा प्रदेश कार्यालय में मंत्री दरबार लगा है। मंत्री अविनाश गहलोत जन सुनवाई आज करेंगे। कार्यकर्ताओं की समस्याओं को आज यहां पर सुना जाएगा। तो आज भाजपा प्रदेश कार्यालय में कार्यकर्ता जन सुनवाई होगी। कार्यकर्ता जन सुनवाई हो रही है और आज मंत्री अविनाश गहलोत जन सुनवाई कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं की समस्याएं यहां पर सुनी जा रही है। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आरएएस भर्ती 2023 के परिणामों का विस्तृत विश्लेषण जारी किया गया है। इस भर्ती के नतीजों में यह सामने आया कि प्रदेश के प्रशासनिक सेवाओं में ग्रामीण पृष्ठभूमि के अभ्यर्थियों का चयन अधिक हुआ है। आयोग द्वारा किए गए विश्लेषण अनुसार कुल चयनित अभ्यर्थियों में से 55.86% अभ्यर्थी ग्रामीण परिवेश से ताल्लुक रखते हैं। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। आयोग ने स्पष्ट किया कि अभ्यर्थियों के स्कूली शिक्षा के स्थान को उनकी पृष्ठभूमि का आधार माना गया है। विश्लेषण के अनुसार कुल 2166 अनुशंसित अभ्यर्थियों में से 1210 अभ्यर्थी ग्रामीण क्षेत्रों से हैं, जबकि 956 अभ्यर्थी शहरी पृष्ठभूमि से आते हैं। चयनित अभ्यर्थियों के शैक्षणिक रिकॉर्ड पर नजर डालें तो परिणाम में स्नातक परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों की सफलता का प्रतिशत अपेक्षाकृत से अधिक रहा। चयनित 2166 अभ्यर्थियों में 55.86% ग्रामीण पृष्ठभूमि के हैं। 1707 अभ्यर्थी स्नातक में प्रथम श्रेणी होल्डर हैं। 837 अभ्यर्थी पोस्ट ग्रेजुएट हैं। 21 से 30 वर्ष आयु वर्ग के 1554 अभ्यर्थी चयनित हुए। 1306 चयनित अभ्यर्थी पहले से सेवारत थे। जयपुर सहित 6 जिलों से कुल 1106 अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिए बुलाए गए। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से 537 अभ्यर्थियों का चयन हुआ। 719 महिलाओं का साक्षात्कार हुआ, जबकि 283 पद आरक्षित थे। भर्ती कुल 972 पदों के लिए आयोजित की गई। जयपुर और राजस्थान विश्वविद्यालय इस विश्लेषण में अव्वल रहा है। साक्षात्कार के लिए बुलाए गए 2178 अभ्यर्थियों में से आधे से अधिक अभ्यर्थी केवल 6 जिलों अजमेर, अलवर, जयपुर, जोधपुर, नागौर और सीकर से थे। इसमें जयपुर जिले से सर्वाधिक 364 अभ्यर्थी रहे। इसी प्रकार साक्षात्कार में सम्मिलित किए अभ्यर्थियों में से सर्वाधिक राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से संबंधित हैं, जहां से सर्वाधिक 537 अभ्यर्थियों का चयन हुआ। इसके बाद आरटीयू कोटा और एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर का स्थान रहा। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि ये जो एनालाइज किया गया है वो स्कूली शिक्षा के आधार पर ना करके जो बच्चों की पृष्ठभूमि रही है उस आधार पर किया गया है। अगर हम बात करें तो राजस्थान विश्वविद्यालय के सबसे ज़्यादा जो बच्चे हैं उनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया था। करीब 500 से ज़्यादा जो अभ्यर्थी हैं, जो कि पूरी भर्ती में जो आरएएस भर्ती है उसमें सबसे ज़्यादा जो अभ्यर्थी रहे इंटरव्यू कॉल के लिए वो राजस्थान विश्वविद्यालय के थे। इसके अलावा महिला अभ्यर्थियों की अगर हम बात करें तो उनकी भी जो परफॉर्मेंस है वो जो है खासा जो बेहतर है वो पहले से देखने को मिली। अगर इस पूरे एनालाइज में हम बात करें तो ग्रामीण परिवेश के जो बच्चे हैं लगभग 54% से ज़्यादा जो बच्चे हैं उनका सिलेक्शन इस भर्ती में हुआ है। सहयोगी दिनेश के साथ मैं कुणाल भटनागर, सच बेधड़क जयपुर। खबर है जहां आपसे रंजिश को लेकर खूनी संघर्ष देखने को मिला। दोनों पक्षों में जमकर यहां पर लाठियां चली, पत्थरबाजी हुई, बाइकों में तोड़फोड़ यहां पर की गई। घटना में 3 लोग घायल हो गए। घरों पर भी इस घटना के दौरान पत्थर फेंके गए हैं और पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। शिव मंदिर के पास की ये पूरी घटना है जहां 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले, पत्थरबाजी हुई और बाइकों में भी यहां तोड़फोड़ की गई है। पुरानी रंजिश के चलते यहां विवाद हुआ और इस पूरी घटना में 3 लोग घायल हो गए, जिनमें से एक की हालत गंभीर बनी हुई है और एक को जयपुर रेफर कर दिया गया है। तो पूरी जो घटना है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस
मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया, निरीक्षण किया और अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। श्री गंगानगर के श्री करणपुर से बड़ी खबर है, जहां ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। सूरतगढ़ श्री गंगानगर पैसेंजर ट्रेन से यह हादसा हुआ है। सूत्रों के अनुसार आत्महत्या की आशंका यहां पर जताई जा रही है। मृतक रविंद्रपाल सिंह गांव रडेवाला का निवासी था। श्री करणपुर रेलवे फाटक से पहले की पूरी घटना है और मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है। लोगों की भारी भीड़ मौके पर इकट्ठा हो गई है। तो श्री गंगानगर के श्री करणपुर से खबर है, जहां ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है और आत्महत्या की आशंका इस पूरे मामले में जताई जा रही है। लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है। पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। टॉक से खबर है, जहां जयपुर में अन्नदाता हुंकार रैली। आज टॉक जिले से हजारों किसान इस रैली में शामिल होने के लिए रवाना हो गए हैं। राष्ट्रीय किसान महापंचायत युवा प्रदेशाध्यक्ष रामेश्वर चौधरी के नेतृत्व में किसान टॉक से रवाना हो गए हैं। जयपुर में आज प्रदेश भर के हजारों किसान जुटेंगे और रैली निकालेंगे। आधा दर्जन मांगों को लेकर आज किसान जयपुर से हुंकार भरेंगे। तो टॉक से खबर है, जहां जयपुर में आज किसानों की रैली होगी और इस रैली में शामिल होने के लिए टॉक से हजारों किसान रवाना हो गए हैं और प्रदेश भर से हजारों किसान आज इस रैली में इकट्ठा होंगे और अपनी मांगों को लेकर हुंकार भरेंगे। आधा दर्जन मांगों को लेकर किसान जयपुर में आज हुंकार भरेंगे। स्किल इंडिया कौशल भारत कुशल भारत अभियान के तहत झुंझुनू में GDS-DC के तत्वाधान में महिला सशक्तिकरण को लेकर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और स्वरोजगार के प्रति प्रेरित करना रहा। इस दौरान प्रशिक्षण प्राप्त कर चुकी महिलाओं को प्रशस्ति पत्र दिए गए और सिलाई के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली महिलाओं को स्वरोजगार के लिए सिलाई मशीन वितरित की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर डॉक्टर अरुण कुमार गर्ग और विशिष्ट अतिथि महिला अधिकारिता विभाग के उप निदेशक विप्लव न्योला रहे। जिला कलेक्टर ने कहा कि स्किल इंडिया जैसी योजनाएं महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में अहम भूमिका निभा रही है और कौशल विकास से महिलाएं अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकती है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं, प्रशिक्षणार्थी और विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। डेवलपमेंट का एक कोर्स पूरा हुआ है, जिसमें सिंगर जो सिलाई मशीन कंपनी है उनकी सहायता से और अन्यथा जो 6 महीने की स्किल ट्रेनिंग दी गई है और जो सिलाई की महिलाएं यहाँ जिन्होंने सिलाई का हुनर सीखा है, उन्हें आगे भविष्य में कैसे बेटर एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है, कैसे वो अपना काम कर सकते हैं, इस बारे में उन्होंने विचार किया है और बड़ा अच्छा कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया और जो पार्टिसिपेंट है वो बड़े संतुष्ट है। तो मुझे बड़ी खुशी है कि एक बहुत अच्छा ट्रेनिंग बच्चों का आयोजित हुआ है। इससे जो हमारी महिलाएं हैं, बच्ची हैं, उनको लाभ मिलेगा और आगे भी और बेहतर कैसे कर सकते हैं, इस बारे में हम मिलकर विचार करेंगे ताकि जो हमारे आमजन है वो और बेटर स्किल्ड हो और बेटर रूप से। पुलिस थाना गोठड़ा की टीम ने 2 वर्ष से फरार चल रहे 25,000 रुपए के इनामी बदमाश और JBR गैंग के मुख्य सरगना हिस्ट्री शीटर जितेंद्र सिंह उर्फ जीतू चराना को जयपुर से गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। आरोपी के खिलाफ लूट, डकैती, चोरी, अपहरण और आर्म्स एक्ट सहित करीब 15 आपराधिक मामले पहले से ही दर्ज है, जबकि वह 5 प्रकरणों में वांछित था। थाना अधिकारी धर्मेंद्र कुमार मीणा और DST प्रभारी सरदार मल के नेतृत्व में गठित टीमों ने तकनीकी और मुखबिर सूचना के आधार पर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस के अनुसार दिसंबर 2023 में आरोपी ने अपने साथियों के साथ एक कार को टक्कर मारकर उस पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी थी, जिससे बाद में वह फरार चल रहा था। लगातार ठिकाने बदलने के कारण गिरफ्तारी में देरी हो रही थी। फिलहाल आरोपी को PC रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है, जिसमें गैंग के अन्य सदस्य, हथियारों की सप्लाई और अन्य वारदातों का खुलासा होने की संभावना है।
तो झुंझुनू से खबर है जहां गैंग का स्ट्रीट शीटर जीतू चराना को जयपुर से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जेबीआर गैंग का मुख्य सरगना है जितेंद्र और 15 आपराधिक मामले पहले से ही इस पर दर्ज हैं। अब पुलिस उससे लगातार पूछताछ कर रही है ताकि गैंग के अन्य आरोपियों के बारे में जानकारी मिल सके। मोहनगढ़ के नहर क्षेत्र में बीती रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ जिसमें बाइक और बैल की टक्कर के बाद 28 वर्षीय रेशम राम निवासी 25 पीढ़ी के मौके पर ही मौत हो गई। हादसा पीटीएम थाना क्षेत्र के 5 पीढ़ी इलाके में हुआ। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को मोहनगढ़ अस्पताल के मोर्चरी में रखाया गया, जहां परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कर शव उन्हें सुपुर्द कर दिया गया। पुलिस पूरे मामले की अब जांच में जुट गई है। बीकानेर संभाग के सबसे बड़े सरकारी पीबीएम अस्पताल में देर रात उस समय हंगामा हो गया जब ट्रॉमा सेंटर में मरीज और डॉक्टरों के बीच मारपीट का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि इलाज और व्यवहार को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि मरीज के साथ बाल पकड़कर मारपीट की गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हंगामा बढ़ने पर सुरक्षाकर्मी मौके पर पहुंचे और बीच बचाव कर स्थिति को संभाला गया। ट्रॉमा सेंटर में आए दिन इस तरह के विवाद सामने आना चिंता का विषय बन गया है। घटना के बाद अस्पताल की व्यवस्थाओं, मरीजों और स्टाफ के बीच समन्वय संवाद की कमी पर सवाल खड़े हो गए। अब आपको सीधे लिए चलते हैं कोलकाता, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आपको सुनाते हैं। बंग गौरव, बंग संस्कृति, उसके पुनर्जागरण की हम फिर से शुरुआत करेंगे और विवेकानंद जी, बंकिम बाबू और गुरुवर टैगोर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के स्वप्न का बंगाल बनाने का हम फिर से एक बार प्रयास करेंगे। और आज मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बंग भूमि बहुत पवित्र और बहुत मायने रखने वाली है, क्योंकि हमारी स्थापना, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना, भारतीय जनसंघ की स्थापना यही बंग भूमि के बड़े नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना से स्वामी विवेकानंद और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, इनका अनुकरण भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी सिद्धांतों के अंदर किया है। मित्रों, आज जब मैं कह रहा हूं कि इस बार 26 के बंगाल के विधानसभा चुनाव में बंगाल में हमारी सरकार बनेगी, इसका मजबूत आधार भी भारतीय जनता पार्टी के पास है। मैं आपको 2014 से 2024 तक के चुनाव के यात्रा के परिणामों को बताना चाहता हूं। 2014 के लोकसभा चुनाव में हमें 17% वोट मिले थे और 2 सीटें मिली। मेरी बात जरा सभी पत्रकार बंधु ध्यान से सुने। 2014 के चुनाव में हमें 17% वोट और 2 सीट मिले थे। 2016 के विधानसभा चुनाव में हमें 10% वोट मिले और विधानसभा की केवल 3 सीटें मिली थी। फिर 14 से 19 के बाद 19 के लोकसभा चुनाव में हमें 41% वोट मिले और 18 सीटें मिली। और 21 के विधानसभा चुनाव में हमें 38 वोट मिले और 77 सीटें मिली। ये बहुत बड़ा अंतर है। जिस पार्टी को केवल 3 सीट मिले थे, वो पार्टी 5 साल के ही अंतराल में 77 सीट प्राप्त करी। और इसका नतीजा देखिए, कांग्रेस, जिसकी एक प्रकार से स्थापना ही बंगाल से शुरू हुई, वो कांग्रेस पार्टी बिग जीरो पर पहुंच गई और 34 साल तक शासन करने वाला कम्युनिस्ट गठबंधन भी एक भी सीट प्राप्त नहीं कर पाया और हमने मुख्य विपक्ष का स्थान प्राप्त किया। आज शुभेंदु जी
मेरे साथ यहाँ पर बैठे हैं वो हमारे प्रतिपक्ष के नेता हैं। 24 के चुनाव में भी हमने 39% वोट प्राप्त किया, 12% सीट प्राप्त की, 12 सीटें प्राप्त की और 26 में हम निश्चित रूप से प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने वाले हैं। मित्रों, ये 24 से अब तक का समय भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत शुभांकर सिद्ध हुआ है। 24 में लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने। उसके बाद महाराष्ट्र में, हरियाणा में, दिल्ली में और अब बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी हैं। 24 के चुनाव में उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में भी पूर्ण बहुमत की भाजपा की और एनडीए की सरकार बनी है। मुझे पूरा भरोसा है कि 2026 में बंगाल में 2/3 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ये बंगाल की जनता तय कर बैठी है। मित्रों, जहां पर भी बंगाल में जाते हैं, पूरे बंगाल की जनता घुसपैठियों से त्रस्त है। क्या कोई राज्य सरकार ऐसी हो सकती है जो घुसपैठियों की पनाहगाह अपने राज्य को बना दे? राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक कितना बड़ा खतरा है, इसका जवाब बंगाल की मुख्यमंत्री ने बंगाल के चुनाव में दे। घुसपैठ रोकने के लिए उनके पास क्या योजना है? आर्टिकल 370 हटता है, वो विरोध करती है। सीएए लाकर बंगाल के शरणार्थियों को नागरिकता देने का हम कार्यक्रम करते हैं, वो विरोध करती है। और वो ठीकरा फोड़ते हैं कि बीएसएफ है, वो रोक नहीं रही है। ममता जी, मैं आज आपको इस सार्वजनिक प्रेस वार्ता में पूछना चाहता हूं कि कौन सी सरकार है बांग्लादेश की पूरी सीमा पर जो वाड़बंदी करने के लिए, बॉर्डर पर फेंसिंग करने के लिए जमीन नहीं देती है? अगर आप जवाब न दे पाए तो मैं ही देता हूं। आपकी ही सरकार है जो जमीन नहीं देती है, जिसके कारण फेंसिंग का काम समाप्त नहीं होता है। फिर भी भौगोलिक रूप से कठिन सीमा पर से कोई घुस कर आता है तो कहां जाता है? सबसे पहले बंगाल के गांव में जाता है। आपका पटवारी क्या कर रहा है? आपका थाना क्या कर रहा है? क्यों इसको अरेस्ट नहीं किया जाता? क्यों उस पर केस दर्ज नहीं होता? क्यों इसको वापस भेजा नहीं जाता? जवाब है क्या आपके पास? क्या बंगाल की मुख्यमंत्री ये जवाब दे सकती है कि असम में घुसपैठ क्यों बंद हो गई? त्रिपुरा में घुसपैठ क्यों बंद हो गई? गुजरात और राजस्थान की बॉर्डर पर घुसपैठ क्यों नहीं होती है? पंजाब की बॉर्डर पर घुसपैठ क्यों नहीं होती है? कश्मीर की बॉर्डर पर घुसपैठ क्यों नहीं होती है? सिर्फ बंगाल में क्यों होती है? क्योंकि आपकी निगहबानी में घुसपैठ कराई जाती है और बंगाल को धीरे धीरे डेमोग्राफी चेंज कर आपकी वोट बैंक को पुख्ता करनी चाहती है। मगर ये लंबा नहीं चलेगा। बंगाल की जनता अब जान गई है और इसके खिलाफ लामबंद भी हो रही है। और मुझे मालूम है अगला चुनाव घुसपैठियों को निकालने के मुद्दे पर और घुसपैठ रोकने के मुद्दे पर लड़े जाने वाला है, क्योंकि न केवल ये बंगाल का अब मामला रहा है। मैं आज बंगाल की जनता को इस प्रेस वार्ता के माध्यम से बताने आया हूं कि बंगाल की बॉर्डर से हो रही घुसपैठ सिर्फ बंगाल का मामला नहीं रहा है, अब ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। देश की संस्कृति को बचाना है, देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है, तो बंगाल की बॉर्डर सील कर दे, ऐसी देशभक्त सरकार यहां लानी पड़ेगी जो ममता बनर्जी नहीं कर सकती, केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। घुसपैठ के अलावे भ्रष्टाचार से पूरी बंगाल की जनता त्रस्त है। रोजवेली चिटफंड घोटाला, कैश फॉर क्वेरी घोटाला, एसएससी घोटाला, नगर पालिका नगर निगम का भर्ती का घोटाला। खबरों में आगे बढ़ेंगे। झुंझुनू जिले के जुसरापुर क्षेत्र में नेशनल हाईवे 311 पर देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। जुसरापुर से नंगली सलीदी सिंह के बीच एक कार अनियंत्रित होकर सड़क से उतरे हुए खेत में पलट गई और पेड़ से जा टकराई। हादसे में जुसरापुर ग्राम पंचायत के वार्ड संख्या 18 स्थित
माताजी की ढाणी निवासी मुकेश कुमावत की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार कुमावत नंगली सलेदी सिंह गांव में धर्म काटा संचालित करते थे और देर रात काम निपटाकर अपने साथी महेश गुर्जर के साथ कार से घर लौट रहे थे। मोड़ पर कार का संतुलन बिगड़ गया, जिससे यह हादसा हो गया। गंभीर रूप से घायल मुकेश को झुंझुनू के बीडीके अस्पताल में ले जाया गया है, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना के बाद क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। और अब छत्तीसगढ़ से खबर है, जहां छत्तीसगढ़ में कर्मचारी और अधिकारियों का आंदोलन अब सड़क पर उतर आया है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आह्वान पर कोरिया जिले में आज से कर्मचारी कलम बंद काम बंद हड़ताल पर बैठ गए हैं। डीए वेतन विसंगति, कैशलेस इलाज सहित 11 सूत्रीय मांगों को लेकर कर्मचारी एकजुट होकर शासन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। मोदी की गारंटी लागू करो के नारे के साथ जिले जिले में धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है। हड़ताल के चलते कई सरकारी दफ्तरों में कामकाज प्रभावित होने की आशंका यहां पर जताई जा रही है। फेडरेशन ने स्पष्ट किया है कि जब तक लंबित मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया जाता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। वहीं शासन की ओर से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया यहां पर सामने नहीं आई है, जिससे आंदोलन और तेज होने के संकेत यहां पर मिल रहे हैं। प्रताड़ित होते हैं वो होता है डीए में। डीए जो है सेंटर घोषित कर देती है, यहाँ पे 8-9 महीने के बाद ये देते हैं। 9 महीने तक का हमारा उसका खत्म हो जाता, हमको मिलता नहीं है। 2-3 महीने के पाते हैं तब तक केंद्र सरकार फिर घोषित कर देती है। फिर हम लोग ठगा सा महसूस करते रहते हैं। हम लोग का करोड़ों रुपया सरकार खा के बैठी हुई है डीए का, हमारा करोड़ों रुपए हम लोग उसका पूरा आंकड़न करके रखे हुए हैं। एक एक कर्मचारी का लाखों रुपया सरकार जो अपने उसमें रखी हुई है। सरगुजा में व्यवसायी अनिल अग्रवाल से 20 लाख रुपए की लूट का मामला पुलिस ने सुलझा दिया है। 28 दिसंबर की रात अंबिकापुर के सत्तीपारा कैलाश मोड़ के पास व्यापारी पर हमला कर रुपयों से भरा बैग लूट लिया गया था। जांच में पता चला कि वारदात किसी बाहरी बदमाश ने नहीं बल्कि व्यापारी की दुकान में काम करने वाले दीपक दास और उसके सहयोगी रोहित दास ने ही अंजाम दी है। तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने दोनों को हिरासत में लिया है और पूछताछ में आरोपियों के पास से 2 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। शेष रकम की बरामदगी और मामले की जांच लगातार जारी है। तो सरगुजा में आरोपी से लूट के मामले में पुलिस ने सफलता हासिल की है। पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है, उनसे 2 लाख रुपए यहां बरामद भी किए हैं और शेष रकम की बरामदगी और इस पूरे मामले में जांच जारी है। आपको बता दें कि ये जो चोरी है वो किसी बाहरी आदमी ने काम नहीं की, बल्कि व्यापारी के दुकान में काम करने वाले 2 लोगों ने की है, जिनका पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है और उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। अनिल अग्रवाल है, उनकी दुकान में ही काम करता था, काम छोड़ चुका था, उसकी पहचान हुई है और दीपक दास और उसके सहयोगी रोहित दास ने जो है इस घटना को अंजाम दिया है। पुलिस ने दीपक दास और रोहित दास को जो है उसको हिरासत में लेकर के पूछताछ किया है तथा दीपक दास और रोहित दास के कब्जे से शेष बचे 2 लाख को भी जो है बरामद कर लिया है। प्रकरण में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाए। और इस खबर के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच पे धड़क। नमस्कार।